नमस्कार स्टूडेंट्स, अभ्युदय आईएएस में आप सभी का स्वागत है। अभ्युदय आईएएस आपके लिए लेकर आया है डेली पीआईबी विश्लेषण। आज है 1 जुलाई और आपके साथ मैं हूं भानु प्रताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 1 जुलाई का पूरा विश्लेषण। चलिए अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी हेतु कैलेंडर। भारत सरकार ने अपने ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए एक कैलेंडर जारी कर दिया है जो जुलाई से लेकर सितंबर इस तिमाही के लिए होने वाला है। आप इस टॉपिक को अपने GS3 अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ट्रेजरी बिल भारत सरकार जब जारी करती है तो वो छूट पे जारी किए जाते हैं, ना कि उस पर कोई ब्याज मिलता है। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, अपनी नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सितंबर 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए राशि को निम्नानुसार अधिसूचित करती है। ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि करोड़ रुपए में है। देखिए, 5 जुलाई 2023 नीलामी की तिथि है जो जारी होगी 6 जुलाई को। ट्रेजरी बिल आपको पता होगा ये 3 टाइप के लिए और 3 तरह के दिन के लिए, एक होते हैं 91 दिन के, एक होते हैं 182 दिन के और एक होते हैं 364 दिन के लिए। कई लोग इन्हें 1 साल के लिए भी कह देते हैं, लेकिन होते ही एग्जैक्टली 364 दिन के लिए। तो अब देखिए भारत सरकार ने किया क्या है। भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए का ट्रेजरी बिल जारी करेगी। कब? 6 जुलाई के लिए, वो जो कि होगा 91 दिन वाला। 8,000 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिल जारी होंगे 182 दिन वाले और 6,000 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिल जारी होंगे 364 दिन के लिए। तो कुल मिला के 24,000 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिल जारी होंगे 5 जुलाई के लिए। और आगे देखते हैं 12 जुलाई को। 12 जुलाई को भी सेम प्रोसेस, 91 दिन वाले 10,000 करोड़ रुपए और 182 दिन वाले 8,000 करोड़ रुपए और 364 दिन वाले 6,000 करोड़ रुपए के लिए। तो टोटल ये भी हो जाता है 24,000 करोड़ का। ऐसे ही ये पूरा कैलेंडर है। उसमें हम देखेंगे कि 19 जुलाई, 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त और 17 अगस्त बिल्कुल सेम पैटर्न भारत सरकार द्वारा फॉलो किया गया है। आगे देखिए 23 अगस्त के लिए। 23 अगस्त को 10,000 करोड़ वाले 91 दिन के लिए, 8,000 करोड़ के 182 दिन के लिए और 6,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल आपके 364 दिन के लिए जारी होंगे, जो कि टोटल मिला के हो जाता है 24,000 रुपये। ऐसे ही फिर सरकार ने 30 अगस्त के लिए बोला, 6 सितंबर के लिए बोला, 13 सितंबर के लिए बोला और 20 सितंबर के लिए बोला। प्रोसेस और पैटर्न बिल्कुल सेम है, सेम अमाउंट है। भारत सरकार एक टाइम पे 24,000 करोड़ रुपए के बिल जारी करेगी, जो कि टोटल मिला के हो जाएगा 1,30,000 करोड़ 91 दिन के लिए, 1,04,000 करोड़ 182 दिन के लिए, 78,000 करोड़ 364 दिन के लिए, जो टोटल अमाउंट होगा 3,12,000 करोड़। जैसे कि लिखा भी है, आप देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार को बाजार को उपयुक्त सूचना देने के बाद अपनी आवश्यकताओं, बाजार की उभरती स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारणों के आधार पर ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने की छूट होगी। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार ने जो अपनी डेट दी है वो चेंज भी करी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पे ये सब जारी होंगे। भारत सरकार चाहे तो अपनी इन डेटों में परिवर्तन कर सकती है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। भारतीय स्टेट बैंक SBI की अधिकृत शाखाओं में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री। इलेक्टोरल बॉन्ड जो आप समझते ही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव के लिए दिए जाते हैं कैंडिडेट को। आप इस टॉपिक को अपने सब्जेक्ट अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे, जो कि आपका GS 3rd में होगा। भारत सरकार ने दिनांक 2 जनवरी 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 अधिसूचित की है। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भारत का एक नागरिक अथवा भारत में निगमित या स्थापित है, खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति एक व्यष्टि होते हुए या तो एकल अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये व्यष्टि का क्या मतलब है। देखिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सब पढ़ रहे हैं,
तो आप जो सब पढ़ रहे हैं उसे हम बोलते हैं समष्टि। और मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ तो मैं हुआ व्यष्टि। समझे? मैं अकेला हुआ व्यष्टि और आप सब जो ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं तो वो हुआ समष्टि। तो ऐसे ही इसमें लिखा है कि जो आप अकेले खरीद सकते हैं या फिर पूरे ग्रुप के साथ संयुक्त रूप से इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हैं। आगे लिखा है, इसके लिए केवल वही राजनीतिक पार्टियां बॉन्ड प्राप्त करने की पात्र होंगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत पंजीकृत हों और जिन्हें लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा में पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम 1% वोट प्राप्त हुआ हो। इस बॉन्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत बैंक के निर्दिष्ट खाते के माध्यम से किया जाएगा। आपको पता ही है, इलेक्टोरल बॉन्ड केवल एक ही बैंक जारी कर सकता है, वो है SBI। कोई और बैंक को अभी ये अथॉरिटी नहीं दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक को बिक्री के 27वें चरण में दिनांक 3/7/2023 से 12/7/2023 तक अपनी उन अधिकृत शाखाओं के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस के लिए वैध होंगे और किसी अदाता राजनीतिक दल के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि इलेक्टोरल बॉन्ड वैध अवधि की समाप्ति के पश्चात जमा किया जाएगा, किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने तीसरे टॉपिक पे चलेंगे। तीसरा टॉपिक आपके सब्जेक्ट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से है, जिसे भी आप GS पेपर 3 में पाएंगे। 2023 की पहली छमाही यानी जनवरी से लेकर जून 6 महीने हो गए के बीच की अवधि के लिए दिल्ली ने 8 वर्षों की अवधि अर्थात 2016 से लेकर 2023 तक कोविड वाले प्रभाव को छोड़ के, देखो 2020 में तो सबका ही वातावरण साफ था खैर, और दिल्ली ने उसे छोड़ के 2016 से लेकर 23 तक अभी सबसे अच्छी वायु की गुणवत्ता दर्ज की। दिल्ली में पिछले 7 वर्षों की इस अवधि की तुलना में 2023 में सबसे कम दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज किया गया है। आपको पता ही है AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का सबसे कम इस साल देखा गया है पिछले 7 वर्षों की तुलना में। 30 जून तक दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है अर्थात 200 से कम है AQI, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, वरना आपको तो पता ही है दिल्ली का AQI 200 से तो ऊपर ही रहता है हमेशा। इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर रोक लगाने, उसे नियंत्रित करने और कमी लाने के लिए अनुकूल मौसम संबंधी स्थिति और जमीनी स्तर पर निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2023 के दौरान बेहतर गुणवत्ता होगी। 2016 से 2023 के बीच प्रत्येक वर्ष की पहली छमाही के दौरान देखी गई अच्छी से मध्यम वायु गुणवत्ता वाले दिनों की तुलनात्मक चार्ट ये दिया गया है। देखिए जैसे इस चार्ट में दिया गया है, 2016 में पहली छमाही में केवल 30 दिन ऐसे थे जिसमें वायु की गुणवत्ता अच्छी थी। 2017 में केवल 57 दिन, 2018 में केवल 65 दिन, 2019 में 78 दिन, और ये कोविड वाला प्रभाव 2020 इसे आप छोड़ दीजिए, 2021 में 84 दिन, 2022 में फिर से 54 दिन, लेकिन 2023 में सबसे ज़्यादा देखी गई है पिछले 7 वर्षों की तुलना में 101 दिन। यही सब यहाँ लिखा हुआ भी है कि वर्ष 2016 में पहली छमाही अवधि के लिए अच्छी से मध्यम वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या 30 थी। 2017 में 57 हो गई, 2018 में 65, 2019 में 78, 2021 में 84 और 2022 में 54। लेकिन इस बार 2023 में ये रिकॉर्ड 101 हो चुकी है। AQI देखिए आप, 2016 में AQI 271 था, 2017 में 238 हुआ, 2018 में 236 था। ये शुरुआत की पहली छमाही की बात की जा रही है। 2019 में 228 था, 2020 सबसे कम देखिए आप, कोविड के प्रभाव को तो छोड़ ही दीजिए। 2021 में ये 220 था, 2022 में 229 था, लेकिन 2023 में आप देखिए कितना था, 199.6। मैं कह रहा था आपसे जैसे कि 200 से दिल्ली का नॉर्मल AQI ऊपर ही रहता है, लेकिन इस बार
पहली छमाही में देखा गया है कि दिल्ली का AQI 200 से नीचे आ गया, जो अपने पिछले 7 सालों की तुलना में एकदम बेस्ट बोला जाएगा, बेस्ट पर है, कोविड के प्रभाव को छोड़ दे तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने भारतीय वायुसेना में सेवा के 7 वर्ष पूरे किए। आप सभी को पता ही है, एकदम गर्व कर देने वाली बात है। LCA तेजस, किसने नाम नहीं सुना होगा। LCA तेजस को हमारी सेना में 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। आप इसे अपने GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। और देखिए न्यूज़ है तेजस को वायुसेना में शामिल करने वाला पहला स्क्वाड्रन नंबर 45। स्क्वाड्रन मतलब एक विमानों का ग्रुप आप कह सकते हैं, या फिर पोतों का कोई ग्रुप, उसे स्क्वाड्रन बोलते हैं। स्क्वाड्रन नंबर 45 जिसका नाम है फ्लाइंग ड्रैगन्स, स्क्वाड्रन नंबर 45 में सबसे पहले तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया था। इन वर्षों में स्क्वाड्रन अपने वर्तमान लड़ाकू विमान से सुसज्जित होने के पहले वेम्पायर से ग्नेट और फिर MiG-21 बाइसन से सुसज्जित हुआ। MiG-21 आपको पता ही होगा, अभिनंदन जी MiG-21 से F-16 गिरा दिया था जिन्होंने। फ्लाइंग ड्रैगन्स द्वारा उड़ाया गया प्रत्येक विमान भारत में बना है, या तो लाइसेंस उत्पादन के तहत या भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि अभी जो अमेरिका से डील हुई है जेट इंजन की, उसमें तेजस के लिए जो जेट इंजन भारत में बनाया जाएगा, भारत में किस कंपनी की डील अमेरिका की किस कंपनी के साथ हुई है, मतलब भारत की किस कंपनी की डील अमेरिका की किस कंपनी के साथ हुई है, आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, ये है अमेरिकन कंपनी और ये है भारतीय कंपनी। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। आगे देखते हैं। मई 2020 में स्क्वाड्रन नंबर 18 तेजस को संचालित करने वाली दूसरी वायुसेना की इकाई बनी। मतलब दूसरी जो स्क्वाड्रन थी जिसमें तेजस को डाला गया वो थी स्क्वाड्रन नंबर 18, वो भी 2020 में। बिल्कुल ध्यान रखना, कॉपी पेन साथ में रखो और लिखते चले जाओ। भारतीय वायुसेना ने मलेशिया में LIMA 2019, दुबई एयर शो 2021 में श्रीलंका वायुसेना के वर्षगांठ समारोह, सिंगापुर एयर शो 2022, 2017 से 23 एरो इंडिया शो सहित इन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है, और जो हमारी क्षमता को दिखाता है कि तेजस कितना ज़्यादा पावरफुल है। जबकि इसने पहले ही घरेलू स्तर पर विदेशी वायुसेना के साथ अभ्यास में भी भाग लिया था। मार्च 2023 में संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE में एक्स डेजर्ट फ्लैग तेजस का विदेशी धरती पर पहला अभ्यास था। कौन सा अभ्यास था? पहला विदेशी धरती पर कौन सा? एक्स डेजर्ट फ्लैग। आप ध्यान रखेंगे इसे, एक्स डेजर्ट फ्लैग, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब देखिए तेजस की फ़ोटो। आप इस फ़ोटो को देख के अपना सीना गर्व से चौड़ा कर सकते हैं और कह सकते हैं ये एक मेड इन इंडिया विमान है, जिसका लगभग 80% हिस्सा इंडिया में बना हुआ है। इसका इंजन USA से लिया जाता है, जो अब भारत में बना करेगा आपसे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी सेना साझेदारी में समुद्री अभ्यास। आप इसे अपने GS पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ लेंगे। तो न्यूज़ ये है कि भारतीय नौसेना के जहाज़ INS राणा और INS सुमेधा ने फ्रांस के नौसेना के जहाज़ सुरकॉफ के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। फेयट श्रेणी के युद्धपोत सुरकॉफ ने 26 से 29 जून 2023 तक विशाखापट्टनम का दौरा किया और भारतीय नौसेना के जहाज़ों के साथ कई गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें पेशेवर और सामाजिक गतिविधि, खेल कार्यक्रम और क्रॉस डेक दौरे शामिल थे। विशाखापट्टनम से प्रस्थान पर FS सुरकॉफ ने INS जहाज़ों राणा और सुमेधा के साथ विभिन्न समुद्री अभ्यास किए, जिसमें सामरिक युद्धाभ्यास, समुद्र में पुनः पूर्ति, RAS दृष्टिकोण, लड़ाकू विमानों के खिलाफ वायु रक्षा और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन शामिल रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सामरिक युद्धाभ्यास का मतलब होता है डिफेंस के क्षेत्र में आपस में भागीदारी करना, उसे हम सामरिक बोलते हैं। अभ्यास का समापन दोनों नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ मित्रता की पुष्टि करते हुए जहाज़ों के बीच एक पारंपरिक विदाई समीपास्ट के साथ हुआ।
FS सुरकॉफ की भारत यात्रा भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है। आप मुझे बताइए कि भारत और फ्रांस दोनों के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं। दोनों के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं, वायुसेना में, नौसेना में और थल सेना में। क्या कोई अभ्यास होते भी हैं या नहीं, आप मुझे सब कमेंट में बताएंगे। अब आप ये देखिए, ये है भारत का फ्लैग और ये है फ्रांस का फ्लैग। तो हमारा 1 जुलाई के PIB में इतना ही था। तो चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके लिए होमवर्क होगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी एशिया कबड्डी चैंपियनशिप में कौन सी टीम चैंपियन बनी है और उसका मुकाबला किस टीम के साथ था। आप ये दोनों चीज़ें मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे और मैं आशा करता हूँ आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ऐसे ही करते रहिए। अभ्युदय IAS की तरफ से धन्यवाद।